साल 1960s में इराक अपने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करता है और 1970s के अंदर वो सोचता है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर की। और उस न्यूक्लियर रिएक्टर को लेने के लिए फिर वो फ्रांस में जाता है और फ्रांस गवर्नमेंट को कहते हैं कि तुम हमें न्यूक्लियर रिएक्टर बेचो, उसके अलावा एक प्रोसेसिंग प्लांट को बेचो। लेकिन उस टाइम पर ये फ्रांस की गवर्नमेंट को कन्विंस करने में फेल हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये ट्राई करने के लिए इटली के पास जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं वो सिरियन रिएक्टर की मांग करते हैं कि तुम हमें सिरियन रिएक्टर बेचो, और वहाँ पर भी ये फेल हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कन्विंस करने में फेल होने के बाद अब इराक की जो गवर्नमेंट होती है फ्रेंच गवर्नमेंट को दोबारा कन्विंस करने की ट्राई करती है, और इस बार फ्रांस की गवर्नमेंट होती है उसे कन्विंस करने में ये सफल हो जाती है और फ्रांस उसे ऑसरिस क्लास रिसर्च रिएक्टर, उसके अलावा 72 किलो एनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए राजी हो जाता है। अब देखो, जो यूरेनियम होता है उसके 3 मेजर आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235, 234, 238। अब इसमें जो मेन वाला है यूरेनियम 235 है, लेकिन नेचुरली इसकी जो क्वांटिटी होती है और उसकी जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, 0.7% होता है। तो अगर तुम्हें एनरिच करना है ना, तो इसका जो परसेंटेज होता है उसे और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके परसेंटेज को बढ़ाने को ही बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। अगर आप इसे 20% से ज़्यादा एनरिच कर दोगे तो इसे कहते हैं हैवीली एनरिच्ड है। लेकिन उसके अलावा अगर आप मान लो कि 90% से भी ज़्यादा इसे एनरिच कर दो ना, तब इसका यूज़ एक तरीके से तुम वेपन बनाने के लिए कर सकते हो। और यहाँ पर तो देखो, जो फ्रांस की गवर्नमेंट ने इसे जो यूरेनियम दिया वो 93% एनरिच्ड था। अब इस रिएक्टर को लेके फ्रांस और इराक की गवर्नमेंट के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था कि इसका जो यूज़ होगा पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ होगा, कोई वेपन बनाने के लिए नहीं होगा इसका इस्तेमाल। और 1979 में अल तुहैता न्यूक्लियर सेंटर पे इसका कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है और इसका नाम ओसिराक रखा जाता है। इसमें 2 रिएक्टर होते हैं और जिसका साइज बड़ा होता है उसे बोलते हैं तामुज 1 और जिसका साइज थोड़ा छोटा होता है उसे बोलते हैं तामुज 2। इस प्रोग्राम में इराक के साथ इटली और फ्रांस दोनों ही कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इजराइल को ये लग रहा होता है कि इराक इसका इस्तेमाल वेपन बनाने के लिए करेगा। लेकिन इराक इसका वेपन बनाएगा या नहीं बनाएगा, उसके ऑफिशियल या उसके साइंटिस्ट दिमाग में ये एम्बिशन था या नहीं था, पर लेकिन यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट था इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था कि इटली और फ्रांस जितनी इसकी हेल्प कर रहे हैं उससे अगर इराक चाहे तो बाद में फिजाइल मटेरियल बना सकता है। अब इराक के साथ जो फ्रांस की डील थी उसे रोकना तो मुश्किल था, पर जो फ्रांस होता है वो यूएस को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि देखो, हम इसके अंदर ऐसी चीज़ें कर देंगे कि अगर इराक बाद में चाहे कि हम चलो एक न्यूक्लियर वेपन बना लेते हैं तो वो उसे बना नहीं पाएगा। और उस टाइम के जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उन्हें लग रहा था कि इटली कुछ ज़्यादा ही उसकी हेल्प कर रहा है, मतलब कि वो इतनी हेल्प कर रहा है कि अगर बाद में चाहे इराक को अगर कोई वेपन बनाना हो तो इतनी टेक्नोलॉजी इटली इसे दे चुका है या दे रहा है कि उससे वो चाहे तो वेपन आसानी से क्रिएट कर सकता है। इस टाइम पे इजराइल को तो खैर यही लग रहा है कि इराक उसका वेपन बनाएगा। और 6 अप्रैल 1979 में ओसिराक रिएक्टर का शिपमेंट आना था और जिसका इंतजार इराक के लोग कर रहे थे, लेकिन इराक में पहुंचने से पहले ही इजराइल के जो एजेंट होते हैं फ्रांस में जाकर ही उसके शिपमेंट को तोड़ फोड़ देते हैं। और 14 जून 1980 में इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो मेन साइंटिस्ट होते हैं हेड, इजराइल उसका असैसिनेशन करवा देता है। जुलाई 1980 में यूएस का एम्बेसडर सैम लुइस, जो कि इजराइल में होता है, वो इजराइल के पीएम मेनाचेम बेगिन से मीटिंग करता है और जब मीटिंग करता है तो एक चीज़ वो कंक्लूड कर लेता है कि हो सकता है कि इजराइल इराक के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। अब इस बात को वो वार्न करने के लिए एक टेलीग्राफ मैसेज के थ्रू ये सारी बातें उस टाइम के जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं और उसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं उन सभी को वार्न करते हैं। लेकिन कमाल की बात है, मैसेज इन्होंने भेजा था वो मैसेज वहां तक पहुंचता ही नहीं है। और फाइनली वो दिन आ जाता है 7 जून 1981 में, शाम के 4 बजे हुए थे और इजराइल की एत्जिम एयरपोर्ट से 14 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 5:30 बजे ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस स्ट्राइक को करने के लिए इन्होंने 8 F-16 फाइटर जेट का यूज करा, उसके अलावा 6 F-15A फाइटर जेट का यूज करा और साथ में इसके 60 एयरक्राफ्ट होते हैं। हवा में पहुंचने के बाद इन्होंने अपना जो रेडियो का होता है सिग्नल उसे बंद कर दिया, रडार को बंद कर दिया और इराक में घुसने के बाद ये अपने फाइटर जेट्स को बहुत ही लो एल्टीट्यूड में चलाते हैं ताकि जो इराक का रडार है उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए। और वहाँ पहुँचने के बाद उसकी जो साइट होती है कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर 5 सेकंड के अंदर एक फाइटर जेट आता है, वो फिर बम गिरा के जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरे वाले आते हैं, ऐसे करते करते लगभग उनकी पूरी जो इराक की जो पूरी साइट होती है ख़त्म हो जाती है। अब इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक तरीके से यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में वो सोचता है कि चलो दोबारा से इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट कर नहीं पाता क्योंकि गल्फ वॉर चल रही होती है, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट होते हैं अब दोबारा आते नहीं है। तो अब यहीं पर उसका जो एक तरीके से जो उसके सपने को बहुत ही ज़्यादा पीछे कर देता है। तो खैर इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।